हेलो स्टूडेंट, मैं रामेश्वर दांगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन को, बिल्कुल बेसिक से। तो बिना देरी किए चलते हैं मात्रक एवं मापन को समझने की राइट डायरेक्शन में। तो इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने का मतलब हम सबसे पहले इस यूनिट का जो नाम है मात्रक एवं मापन, उसी को समझते हैं कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, जो हमारे इस यूनिट का नाम है क्या है, मात्रक एवं मापन। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं और वो पहला टॉपिक रहेगा अपने पास मात्रक। तो देखो पहला टॉपिक क्या है अपने पास, पहला टॉपिक है अपने पास मात्रक। किसे कहेंगे मात्रक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो आप में से कोई बताएगा मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक क्या होता है। देखो मात्रक को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर से परिभाषित करेंगे मात्रक होता क्या है। मैंने यहाँ कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा 8 या फिर मैंने लिखा 12, तो ये क्या है, 8 और 12 क्या है, अंक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 और 12 क्या है, या तो ये अंक है या फिर क्या है, संख्या है। ये क्या है, अंक या संख्या है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 8 दे दो, मुझे 8 दो या मुझे 12 दो, तो आप मुझे 8 या 12 क्या दोगे। कुछ क्लियर हुआ आपके, कुछ पता चला आपको कि आपको 8 या 12 देना क्या है, नहीं हुआ ना। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि ये 8, ये 8 और ये 8, मैं कहूं कि मुझे 8 किलोग्राम, मुझे 8 किलोग्राम चीनी दे दो, 8 किलोग्राम चीनी दो, मुझे 8 मिनट का टाइम दे दो, मुझे 8 मिनट का टाइम दे दो, मुझे 8 मीटर, मुझे 8 मीटर कपड़ा दे दो। तो जैसे 8 एक अंक था, उसके पीछे हमने एक चिन्ह लगाया, किलोग्राम, मिनट, मीटर, तो हमारे ये क्लियर हो गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यही हमारे पास क्या है, यही मात्रक है, वही चिन्ह जो उस अंक को अर्थ दे दे। यहाँ इसका कोई अर्थ था क्या, ये हमारे पास इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं है, इसका तो कोई भी अर्थ नहीं है, 12 का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे हम इन अंकों या संख्याओं के पीछे कोई चिन्ह लगा देते हैं जो उसके अर्थ को स्पष्ट कर दे, वही हमारे पास क्या कहलाता है, मात्रक। तो देखो हम इसके बारे में लिखते हैं, मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं मात्रक के बारे में, मात्रक के बारे में लिख सकते हैं कि वह चिन्ह, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, वह चिन्ह जो किसी संख्या के पीछे लगकर, या फिर जो किसी संख्या का, किसी संख्या का अर्थ स्पष्ट करता हो, अर्थ स्पष्ट करता हो, अर्थ स्पष्ट करता हो, उसे मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे मात्रक। क्या कहेंगे कि वह चिन्ह जो किसी संख्या का अर्थ स्पष्ट करता हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्या करता हो, अर्थ स्पष्ट करता हो। वह चिन्ह जो किसी संख्या क्या करता हो, अर्थ स्पष्ट करता हो, क्या कहलाता है वो अपने पास मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा 8 का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे हमने 8 के पीछे क्या लगा दिया, किलोग्राम, तो हमें पता चल गया कि हम क्या लेने वाले, कोई द्रव्यमान लेने वाले, कोई वस्तु लेने वाले जिसमें 8 किलोग्राम का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया मात्रक। अब अगर हम मात्रक के बाद बात करें, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने लिखा था कि 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, ये हमें पता चला कि द्रव्यमान है, ये किस वजह से चला, या इसका अर्थ कब स्पष्ट हुआ, जब हमने इसके पीछे क्या लिख दिया, मात्रक लिख दिया।
तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी संख्या या ऐसी भौतिक राशि भी हो सकती है क्या, जिसको हमारे पास बिना मात्रक के लिख सके? ठीक है, यदि याद है तो कमेंट करके उसका आंसर दो। जो हमारे पास जिसका कोई मात्रक ना हो लेकिन फिर भी क्या हो, भौतिक राशि हो, है ना, जिसे मापा जा सके, जिसका कोई मात्रक ना हो। ठीक है, उसके बारे में बताओ। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मात्रक के बाद। इस यूनिट का नाम क्या था अपने पास, मात्रक एवं मापन। तो हम बात करते हैं, मात्रक हो गया, मापन करते हैं। तो मापन क्या होता है अपने पास, देखो अगला टॉपिक अपने पास मापन। वो क्या होगा, वो है अपने पास मापन। किसे कहेंगे मापन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट या मापन? मापन क्या है अपने पास, हमने जो अभी लिखा था ना ये 8 किलोग्राम, हमने कैसे मापा उसे? हमने 8 किलोग्राम को बताया कैसे कि ये 8 किलोग्राम है, कि किसी को भी 8 किलोग्राम कर देंगे। अगर ऐसा हो तो तुम अपने हिसाब से किसी को भी 8 किलोग्राम मान लो, मैं अपने हिसाब से किसी को भी 8 किलोग्राम मान लूंगा। तुम कहोगे ये तो 8 किलोग्राम का है, मैं कहूंगा ये तो ग्राम का भी नहीं है, ये तो 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तुम कहोगे मुझे पता है, मैं तो इसे 8 किलोग्राम मानता हूँ, मैं कहूंगा मैं तो इसे 100 ग्राम मानता हूँ। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो सब अलग अलग मान लग जाएंगे, काम चलेगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सभी के जो मात्रक है उनको किसी न किसी एक मानक के सापेक्ष मानेंगे। जैसे हमने किसी एक वस्तु को मान लिया कि ये इसे 1 किलो माना जाएगा, क्या जैसे ये इसकी बात करें कि हम इसे कितना मानेंगे, 100 ग्राम का मानेंगे, फिक्स कर दिया कि इसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो अब सभी वस्तुओं का मापन इसकी सहायता से करेंगे। अगर कोई ऐसा 2 मार करके जरूरत पड़ेगी तो 200 ग्राम का हो जाएगा, किसी का वजन इससे आधा है तो वो हमारे पास 50 ग्राम का हो जाएगा, किसका इसका 10 गुना है तो वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि के जो मान है, उस भौतिक राशि के मान को मापने की जो प्रक्रिया रहेगी, उसके परिमाण को मापने की जो प्रक्रिया रहेगी, वही क्या कहलाएगी अपने पास, मापन कहलाएगी। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के परिमाण और परिमाण को माप भी बोल सकते हैं, परिमाण को मापने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मापन कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम कोई भौतिक राशि लेंगे, उस भौतिक राशि को हम मापेंगे, तो मापने की जो प्रोसेस रहेगी, उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। ठीक, जैसे 5 किलोग्राम, तो इसमें किसी वस्तु को बताना कि ये 5 किलोग्राम की ही क्यों है, उसके लिए हमने जो प्रोसेस उपयोग में ली, वही क्या कहलाएगी अपने पास, मापन कहलाएगी। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन, मान लो ऐसा नहीं होता है कि हम सभी भौतिक राशियों किसी एक मापक, जो एक व्यापक मान होता है या एक मानक माप होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके तुलनात्मक नहीं रखते और सब अपने अपने हिसाब से रख लेता। तो मुझे बताओ कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम को अपने हिसाब से मानता और आप उसके पास सामान लेने के लिए जाते और कहते कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो क्या होता, क्या वो आपको पूरी 1 किलोग्राम चीनी देता जो आपके हिसाब से है या जो मानक के हिसाब से? तो मुझे कमेंट करके बताओ, यदि सभी भौतिक राशियों का मापन एक स्टैंडर्ड मान के हिसाब से नहीं किया जाता तो क्या होता, क्या व्यापार संभव था? और अगर हो तो बताओ किस तरह से हो सकता था। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वो दुकानदार क्या करता है जो अपने हिसाब से 1 किलोग्राम का माप बाट बना लेता था। ठीक है, लेते समय क्या करता, अगर उसको कोई वस्तु 1 किलोग्राम लेनी है तो वो 1 किलोग्राम का वाट किसे मानता, और जब उसको 1 किलोग्राम की वस्तु लेनी है तो वो 1 किलोग्राम का वाट किसे मानता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलो तो मापन के बाद हम, मापन में अपने पास एक मान आया है और वो आया अपने पास भौतिक राशि, ये शब्द आया है।
तो अब हम इसे ही क्लियर करते हैं भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, तो अब अपना अगला टॉपिक होगा भौतिक राशि। तो देखो अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि, कोई बताएगा भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज। क्या होती है भौतिक राशि? भौतिक राशि क्या होती है, किसे कहते हैं हम भौतिक राशियां? अभी हमने एक अंक लिखा था 8, क्या वो भौतिक राशि थी क्या? नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो 8 है क्या हमें ये पता ही नहीं था। लेकिन जैसे हमने 8 के पीछे लिख दिया था किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम अब हम उसे माप सकते हैं ना, कहीं भी रख के देखो तो हम उसका मापन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास भौतिक राशि हो गई। जैसे हम लिखा था 8 मीटर, उसे मापा जा सकता है, 8 किलोग्राम को तोला जा सकता है, 8 मीटर को मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी मान रहेंगे अपने पास जिनको हम माप सके या तोल सके, वही हमारे पास क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जिनको मापा और तोला जा सके, तो क्या कहेंगे हम? वह राशियां, वह राशियां जिन्हें मापा व तोला जा सके, मापा व तोला जा सके। क्या कहलाती है वो हमारे पास भौतिक राशियां कहलाती है। मापा व तोला जा सके भौतिक, उन्हें भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? भौतिक राशियां। जैसे जैसे अपने पास 8 मीटर, 5 किलोग्राम, 2 सेकंड, ये सब क्या है? भौतिक राशियां। क्यों? क्योंकि इनको या तो मापन किया जा सकता है, इन्हें तोला जा सकता है। जैसे 5 किलोग्राम को तोला जा सकता है, 8 मीटर को और 2 सेकंड को मापा जा सकता है, कितना समय हुआ, कितना वस्तु कितनी लंबी है। तो ये सब क्या होती है? भौतिक राशियां होती है। तो हमने भौतिक राशियों में क्या देखा कि भौतिक राशियां क्या होती है कि जिनको क्या किया जा सकता है? मापा या तोला जा सकता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक और परिभाषा क्या लिखी जा सकती है इनकी, वो ये हो सकती है अपने पास, किसी भी राशि के, या सीधा लिखे हम तो ये लिख सकते हैं मात्रा एवं मात्रक, मात्रा एवं मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहेंगे? भौतिक राशि। ठीक है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे देखो 8 मीटर, एग्जाम्पल देखो 8 मीटर जो लिखा ना हमने, ये 8 किलोग्राम, इसमें 8 तो क्या है? ये तो है अपने पास मात्रा, ये तो क्या है? मात्रा। और ये किलोग्राम, ये क्या है अपने पास? उसका मात्रक। तो ये 8 इंटू किलोग्राम दोनों मिलके क्या बन जाती है अपने पास? एक भौतिक राशि, जिसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाएगा अपने पास द्रव्यमान। उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। इतनी बात समझ में आई आपके? हमने लिखा है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? वह राशियां जिन्हें मापा और तोला जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे 8 मीटर, 5 किलोग्राम, 2 सेकंड, ये सब क्या होती है? भौतिक राशियां। क्यों होती है? क्योंकि इन्हें मापा और तोला जा सकता है। फिर हमने एक और परिभाषा बताई इनके कि इनमें जो आ रहा है ना ये 8, ये तो इसके परिमाण को दिखा रहा है या मात्रा को दिखा रहा है, और मीटर जो आ रहा है इसकी किसको दिखा रहा है? मात्रा को दिखा रहा है। तो हम एक और बात लिख सकते हैं, एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि मात्रा एवं मात्रक के गुणनफल को भी हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूँ,
उन भौतिक राशियों के परिमाण या मात्रा बतानी है। क्वेश्चन ये है आपके पास कि 8 किलोग्राम 20 सेकंड 5 मीटर स्क्वायर 10 मीटर व मीटर क्यूब में इनके या इनकी मात्रा बताइए। इनकी मात्रा बताइए। मात्रा व मात्रक दोनों पूछ लेते हैं। मात्रा व मात्रक बताइए। हमें 8 किलोग्राम 20 सेकंड 5 मीटर स्क्वायर 10 मीटर व मीटर क्यूब में इनकी मात्रा बतानी है और मात्रक बताना। तो कमेंट में इन सब की मात्रक क्या है और मात्रा क्या है वो जरूर बताना, ठीक है ना। चलो, तो हमने भौतिक राशि के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की है ना। तो अब हम देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो अगला टॉपिक रहेगा अपने पास भौतिक राशियों के प्रकार, है ना। तो देखो, हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसे कहेंगे हम भौतिक राशियों के प्रकार? ये कितने प्रकार की होती है? तो देखो, भौतिक राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है ना। तो हम लिख सकते हैं भौतिक राशियां, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भौतिक राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, हमारे पास पहली भौतिक राशि रहेगी, पहली है अपने पास मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां। और दूसरी अपने पास उत्पन्न भौतिक राशियां। उत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हुई अपने पास? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है मूल भौतिक राशियां और एक उत्पन्न भौतिक राशियां। तो समझते हैं इनको एक एक को। मूल भौतिक राशियां क्या होती है, उत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है ना। तो हमें किसके बारे में समझना? अब हमें समझना मूल भौतिक राशियों के बारे में और उत्पन्न भौतिक राशियों के अनुसार बारे में, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले समझते हैं मूल भौतिक राशियों के बारे में। हम सबसे पहले किसके बारे में समझते हैं? मूल भौतिक राशियों के बारे में। तो टॉपिक डालते हैं हम मूल भौतिक राशि। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? मूल भौतिक राशियां। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम अब किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो बताओ मूल भौतिक राशि क्या होती है? मूल भौतिक राशि को छोड़ो, हम एक एक चीज को क्लियर करते हैं। आपने कभी इस शब्द का उपयोग किया है, मूल का? कहीं आपने इस शब्द का उपयोग किया क्या? मूल किसे कहते हैं? मूल तो आपने जब 10th क्लास में साइंस पढ़ी थी, तो जड़ों के लिए, किसी पौधे की जड़ों के लिए एक शब्द आया था, मूल आया था। तो मूल आप किसी पौधे की जड़ को मान सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशि अभी हमने पढ़ी है, किसे कहते हैं भौतिक राशियां? जिन्हें क्या किया जा सके, मापा और तोला जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। अब इस मूल को समझते हैं। मान लो कोई एक ऐसा पेड़ है या ऐसा पौधा है
जिसके जड़ें ही नहीं है। कोई एक ऐसा पेड़ या पौधा आप विचार करके सोचो, बताओ मुझे कि आपने ऐसा पेड़ या पौधा कहाँ देखा है, कौन सा देखा है जिसके जड़ें ही नहीं है, बिना जड़ों वाला पेड़ या पौधा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब किसी भी पेड़ में जड़ का होना आवश्यक है, चाहे और कुछ हो या ना हो। किसी भी पेड़ में जड़ का होना आवश्यक है, चाहे और कुछ हो या ना हो। तो वहां जड़, उसके बिना पेड़ का अस्तित्व नहीं है। तो वो जड़ ही हमारे पास क्या हो गई? मूल। यानी जो उस पेड़ के अन्य भागों पे निर्भर ना करे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें केवल तना होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें केवल फूल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल पत्तियां होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है ये सारे हो, लेकिन उनमें जड़ें अवश्य होंगी। तो जड़ें क्या हो गई? वो उनका आधार हो गई। जड़ों के बगैर पेड़ नहीं है। तो बाकी सब फूल, फल, पत्तियां, तना, टहनियां सब किसके ऊपर निर्भर कर रही? जड़ों के ऊपर। वो होंगी तो बाकी सब है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो नहीं है। यानी जड़ें तो इनमें से किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रही। इनमें से कुछ नहीं भी रहा तब भी जड़ें रहेंगी, है ना? तो हम कह सकते हैं कि वह, जैसे यहां हमने कहा ना, जड़ें वह पेड़ में वह अस्तित्व रखती है जिसके बगैर पेड़ का अस्तित्व खत्म। उसी प्रकार से मूल भौतिक राशियां होती है जो खुद, जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है। जो अन्य भौतिक राशियों से क्या होती है? स्वतंत्र। वो हो या नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इनके लिए लिख सकते हैं, मूल भौतिक राशियों के लिए क्या लिख सकते हैं कि वह भौतिक राशियां। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है? इसके लिए लिखा जा सकता है आपके पास कि वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से, अन्य भौतिक राशियों से, अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, उन्हें मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? हम उन्हें कहेंगे मूल भौतिक राशियां। वह भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी प्रकार की भौतिक राशियों से क्या हो? स्वतंत्र हो। भाई तेरा मान तेरी मर्जी हो वो रख ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है हमारे पास? मूल भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है? जो किसी और के ऊपर निर्भर ना करे, जैसे जड़ें पेड़ के किसी और भाग पर निर्भर नहीं कर रही थी, तो पेड़ के लिए हमारे पास जड़ें क्या हो गई? मूल भौतिक राशियां। समझो इसे, हम कुछ इमेज है उससे समझते हैं इसे। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मूल भौतिक राशि है, ये देखो। हमारे पास यहाँ देखते हैं हम, ये एक पेड़ है जिसमें कुछ पत्ता आ रहे हैं, कुछ टहनियाँ हैं, बाकी और कुछ हो ना हो। इसमें जड़ें हैं, मतलब ये पेड़ बन सकता है, ये जिंदा रह सकता है। तो इसमें ये जो जड़ें हैं ना, यही क्या है इसकी? मूल भौतिक राशियाँ। क्या है ये? मूल भौतिक राशियां। तो हमारे पास इस प्रकार से भौतिक विज्ञान में जो मूल भौतिक राशियां ना, उन्हें हमने दो प्रकार से परिभाषित की है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला कौन सा है? पहले हम बता सकते हैं कि अपने पास जो यांत्रिकी होती है ना, उसमें उसमें जो मूल भौतिक राशियां मानी गई है ना, वो तीन प्रकार की मानी गई है। तो हम लिख सकते हैं कि यांत्रिकी में तीन, तीन कौन कौन सी होती है वो भी देख लो। एक तो होती है अपने पास द्रव्यमान, एक होती है अपने पास लंबाई, और एक होता है अपने पास समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय को मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां माना गया है। क्या माना गया है इन्हें? मूल भौतिक राशियां।
यांत्रिकी में किस किस को मापा गया है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। अच्छा, यांत्रिकी होती क्या है? जिसमें ये देखा जाता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पे कोई बल लग रहा है, तो किस प्रकार की गति करेगी और कितने समय में वो कहाँ तक चली जाएगी। तो वहाँ हमारे पास जितने भी मान निकाले जा सकते हैं ना, वो सब इन तीनों को आधार मानकर ही निकाले जा सकते हैं। इसमें किसी बाकी और की आवश्यकता ही नहीं हुई। इसलिए इसमें कितनी मूल भौतिक राशियां मानी गई है? 3। ठीक है। अगला जो हमारे पास है, अब देखो, अब इसका भौतिक विज्ञान का और विकास हुआ, तो और विकास हुआ तो केवल इन 3 से काम नहीं चला। फिर फिर संख्या तो कम से कम रखनी थी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के आधार पर डिसाइड करना है। फिर भी हमें कम से कम कितने मूल भौतिक राशि या मूल मात्रकों की आवश्यकता हुई। तो अब जो स्टैंडर्ड पद्धति है, माप तोल की जो स्टैंडर्ड पद्धति है, जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं, उसमें अब 7 भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां कहा गया है। तो अगली बात हम क्या लिख सकते हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां होती है। 7 मूल भौतिक राशियां होती है। एसआई पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां होती है? 7। किसे कहेंगे मूल भौतिक राशियां? जो किसी अन्य पर निर्भर ना करे। अब वो 7 कौन कौन सी? वो देखो, यहां देखो, पहली कौन सी है? पहली मूल भौतिक राशि कौन सी है? लंबाई। पहली कौन सी है? लंबाई। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान। तीसरी कौन सी है? समय। चौथी कौन सी है? ताप। पांचवी कौन सी है? विद्युत धारा या धारा। छठी कौन सी है? ज्योति तीव्रता। और सातवीं कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। तो हमारे पास जो मात्रकों की एसआई पद्धति है, उसमें कितनी मूल भौतिक राशि होती है? 7। बताओ एक एक को क्या होती है? पहली कौन सी है? लंबाई। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान। तीसरी समय। चौथी ताप। पांचवी विद्युत धारा। छठी पदार्थ की मात्रा। और सातवीं 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 क्या है? सातवीं मात्रा ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, दो नाम से जाना जाता है इसे, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। ठीक है। तो हमारे पास कितनी, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि क्रम ध्यान रखो, आप किसी भी क्रम में बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितने प्रकार की मूल भौतिक राशियां हुई? 7 प्रकार की मूल भौतिक राशि। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपको सबसे अच्छी मूल भौतिक राशि कौन सी लगी, आपको लगता है कि उस मूल भौतिक राशि के बगैर तो दुनिया ही अस्त व्यस्त हो जाएगी, अगर वो नहीं हुई तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताओ कि आपके हिसाब से वो वाली मूल भौतिक राशि सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सातों में से आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि कौन सी है? ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी फेवरेट मूल भौतिक राशि कौन सी है। तो ये 7 हो गए अपने पास, सातों का नाम लिख लेते हैं हम। पहली कौन सी है अपने पास? पहली अपने पास लंबाई, लेंथ, लंबाई। दूसरी कौन सी है? दूसरी अपने पास द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरी कौन सी है? तीसरी अपने पास समय। चौथी कौन सी है? चौथी मूल भौतिक राशि अपने पास ताप। पांचवी कौन सी है? पांचवी है विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठी कौन सी है? छठी मूल भौतिक राशि अपने पास ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या अपने पास? ज्योति तीव्रता या फिर प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास? लास्ट वाली कौन सी बची? इनके अलावा अपने पास एक और बची है जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या अपने पास? ये है अपने पास मूल भौतिक राशि। आपको इन्हें याद रखना ही रखना है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो आपसे इनका मात्रक पूछ लेगा, या मात्रक देके भौतिक राशि का नाम पूछ लेगा। याद रह जाएगी ना कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, मैं बोलता हूँ, आप कमेंट करके बताइए। पहली कौन सी है? लंबाई। दूसरी कौन सी है? द्रव्यमान। तीसरी कौन सी है? समय। चौथी कौन सी है? ताप। पांचवी धारा। छठी पदार्थ की मात्रा। और सातवीं ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? 7 मूल भौतिक राशि हो गई। अब हम एक सारणी बनाते हैं, जिस सारणी में हम इन सभी को व्यवस्थित करते हैं कि लंबाई क्या होती है? लंबाई, लंबाई को हम
मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसको हम कौन से चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम अगले पेज में एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी को व्यवस्थित करते हैं। तो देखो हम एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ तो लिखते हैं मूल भौतिक राशि। यहाँ हम क्या लिखते हैं, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि हम यहाँ लिख देते हैं कि उस मूल भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास मात्रक और यहाँ आ जाएगा उसका चिन्ह। तो जैसे अपने पास पहली मूल भौतिक राशि हो जाएगी, पहली कौन सी हो जाएगी, पहली मूल भौतिक राशि हो जाएगी अपने पास द्रव्यमान। मैंने आपसे पहले भी कहा है इसमें क्रम का ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो हमने पहली मूल भौतिक राशि क्या मानी, हमने पहली मूल भौतिक राशि मानी है द्रव्यमान। क्या है अपने पास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से, किलोग्राम। और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, केजी। दूसरा अपने पास लंबाई। अगली भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में। और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसको हम किससे प्रतीक चिन्ह कौन सा रहेगा, इसका एम रहेगा, स्मॉल एम। तीसरी मूल भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास समय। तीसरी मूल भौतिक राशि कौन सी है, वो है समय। समय को हम किस में मापते हैं, समय को मापते हम सेकंड में। किस में मापेंगे, सेकंड में। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या बन जाएगा, एस। इसके बाद अगली भौतिक राशि हो जाएगी अपने पास ताप। और ताप का जो मात्रक है वो क्या होता है अपने पास, वो होता है अपने पास केल्विन। क्या होता है, केल्विन। और केल्विन को हम किससे मापते हैं, के से मापते हैं। और अगला है अपने पास धारा या विद्युत धारा। क्या होती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है अपने पास एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। और इसको हम किस में मापते हैं, कैपिटल ए से मापते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगला है, वो क्या है, वो है अपने पास विद्युत धारा हो गई, ताप। ये है अपने पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ये बड़ा अनमोल है, मोल, बड़ा अनमोल। और इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल। इसके बाद अगला है अपने पास सातवां, वो क्या अपने पास ज्योति, ज्योति तीव्रता। कोई ज्योति हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी तीव्रता कितनी है। तो ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैडेला, कैडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैडेला। और उसको किससे करते हैं, CDA। इसका क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल है। देखो पहला क्या है, द्रव्यमान। मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। किससे व्यक्त करते हैं, केजी से किया है आपने, बचपन से करते आ रहे हो। तो दूसरा क्या है, लंबाई। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा अपने पास समय। किसमें आपने, सेकंड में। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एस हो जाएगा। चौथा क्या है, चौथा है ताप। किसमें आपने से केल्विन। हाँ आपके यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप अभी तक ताप को किसमें मापते हैं, मैक्सिमम टाइम डिग्री सेल्सियस में मापता है। लेकिन अब हम यहाँ जो माप रहे हैं, जिस पद्धति में हम माप रहे हैं
उसमें इसे किस में मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। तो हमारे पास इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। किससे व्यक्त करते हैं, इसे के से व्यक्त करते हैं। अगली अपने पास विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, जो है बड़ा, अनमोल। और उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह भी क्या हो जाएगा, इंग्लिश में मोल लिख देंगे। और लास्ट क्या है अपने पास, ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, ठीक है। और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, केडेला। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, सीडी से। तो हमारे पास ये क्या हो गई, मूल भौतिक राशियां। किसे कहते हैं मूल भौतिक राशियां, जो किसी और भौतिक राशियों पर निर्भर ना करे, चाहे उसकी मर्जी हो वो कर ले, वो खुद जो चाहेगा वही करेगा, वो किसी और पर निर्भर नहीं करता। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कौन तो मूल भौतिक राशि के जैसा व्यवहार करते हैं, या आप कह सकते हो कि ये तो हमारे घर में मूल भौतिक राशि है। और दूसरी बात ये बताओ, आप अपने घर में क्या हो, मूल भौतिक राशि या कोई और मान लो। दूसरा होता है उत्पन्न भौतिक राशि। उत्पन्न भौतिक राशि किसे कहेंगे, वह भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करे। तो कमेंट करके बताना कि आपके घर में मूल भौतिक राशियों के जैसा व्यवहार किसका है, और उत्पन्न आपका व्यवहार कैसा है, मूल भौतिक राशि के जैसा या उत्पन्न भौतिक राशि के जैसा। ठीक है, तो कमेंट करो और बताएं कि आपका व्यवहार तो कैसा है दोनों में से, और आपके घर में मूल भौतिक राशि का जैसा व्यवहार किसका है। समझ तो गए ना, मूल किसे कहेंगे, जो किसी और पर निर्भर नहीं करे, मतलब आपके घर में उसी का ऑर्डर चलता हो, वो किसी की नहीं सुनता, ऑर्डर उसी का चलता है, तो वो तो हो जाएगी मूल भौतिक राशि। और जिसको सबकी सुननी पड़ती है वो हो जाएगी उत्पन्न भौतिक राशि। तो अपने अपने घर के बारे में कमेंट करना कि आपकी पोजीशन क्या है, आप मूल भौतिक राशि हो या फिर उत्पन्न हो। और दूसरी बात बताना कि आपके घर में अगर आप उत्पन्न भौतिक राशि की तरह आपके साथ व्यवहार हो रहा है तो उसमें मूल भौतिक राशि कौन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम अगली बात, भौतिक राशि का अगला प्रकार, और वो क्या अपने पास, वो है अपने पास उत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो अगला प्रकार पढ़ रहे हैं हम, उत्पन्न भौतिक राशि। देखो, तो वो क्या जाएगा, वो आपके पास उत्पन्न भौतिक राशि, उत्पन्न भौतिक राशि, भौतिक राशियां, उत्पन्न भौतिक राशि किसे कहेंगे, उत्पन्न भौतिक राशियां, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, जो किसी और भौतिक राशि पर निर्भर करे। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं कि वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो जो अन्य भौतिक राशियों पर, अन्य भौतिक राशियों पर अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हूँ, निर्भर करती हूँ, उन्हें उत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं, उन्हें उत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं, राशियाँ कहते हैं। जो क्या करती है, दूसरे पर निर्भर करती है, क्या कहलाएंगी वो, उत्पन्न भौतिक राशियाँ। जैसे देखो, जैसे, या फिर हम उसको एक और परिभाषा देना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर हम लिख सकते हैं इसकी एक और परिभाषा, या हम लिख सकते हैं वह जो मूल भौतिक राशियों के वो गुणन और भागफल, गुणनफल और भागफल से मिलकर बनी हो। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों के, मूल भौतिक राशियों के
गुणनफल से, गुणनफल व भागफल से प्राप्त होती हो, क्या कहलाती है वो हमारे पास उत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो अपने पास क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल की। किसकी बात करता हूँ मैं? क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, 10th क्लास में बहुत पढ़ा आपने। सिंपल सा, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, चाहे हम सिंपल सा सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल का जैसे हमने एक सूत्र देखा था, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई, लंबाई भी हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का मापन है और चौड़ाई भी यही है। तो लंबाई भी मूल भौतिक राशि और चौड़ाई भी मूल भौतिक राशि है। अच्छा, आपके इस बात का कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि लंबाई मूल भौतिक राशि और चौड़ाई नहीं हो सकती? भाई लंबाई हमने केवल ये दिखाने के लिए लिखा है कि उसे मापना कितना है, तो लंबाई को भी वैसे ही मापेंगे जैसे चौड़ाई को मापते हैं। तो जिनको कुल मिला के कहना है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी जो होती है ना, वो सब भौतिक राशियों में आती है। दूरी, जिसको भी हम मीटर में लिख सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मीटर होता है। अगर ऊंचाई होती है तो उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वो भी क्या होती है? मूल भौतिक राशि ही होती है ना। वहां लंबाई लिखने का सिर्फ रीजन इतना सा है कि लंबाई से हम अच्छी तरह से परिचित है, ज्यादातर उपयोग में इसी शब्द को लेते हैं इसलिए। तो यहाँ देखो, यहाँ अपने पास क्या है? लंबाई, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है मीटर। चौड़ाई, इसका मात्रक भी क्या है? मीटर। तो ये क्या बन गया अपने पास? मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। तो ये क्या है? ये हमारे पास मूल भौतिक राशि लंबाई या मूल मात्रक मीटर का दो बार गुणनफल। तो मूल भौतिक राशि लंबाई को दो बार गुणा करो या मूल मात्रक मीटर को दो बार गुणा करने से जो भौतिक राशि प्राप्त होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाएगी। जैसे एक और देखो, एक और होता है अपने पास वेग। एक और क्या होता है? वेग। तो वेग या फिर हम कह सकते हैं चाल। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अपने पास दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी, अब वापस ये दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को तो हम मीटर में मापेंगे, तो हमारे पास ये तो जाएगी मीटर, ये तो क्या हो जाएगी? मीटर। और समय को हम किस में माप लेंगे? सेकंड में। तो इससे बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये दो मूल मात्रक लंबाई और समय, उन दोनों का भागफल है। उससे जो प्राप्त हुआ वो क्या हो गया? अपने पास वेग हो गया। इसके अलावा और देखो, जैसे एक और होता है अपने पास त्वरण। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बटा समय। और वेग क्या होता है? वेग होता है अपने पास दूरी बटा समय। तो वेग के स्थान पर तुमने लिख दिया दूरी बटा समय, और बटा में एक और क्या आ रहा था? समय। तो ये क्या बन गया अपने पास? दूरी को तो हम किस में मापेंगे? मीटर में। और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। लेकिन दो बार आ रहा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। ये क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ हमारे पास ऊपर तो मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर के भाग, गुणनफल के भागफल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सब क्या अपने पास? उत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है ना। ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये दूरी, समय, सब क्या है? ये मूल भौतिक राशियां हैं। सभी उत्पन्न भौतिक राशियां जो भी उत्पन्न होती है ना, वो सब किससे होती है? मूल से। देखो इसे समझो, इस तरह से समझो इसे। देखो हमारे पास क्या है, इसे किस तरह समझ सकते हैं देखना। ये सब क्या है अपने पास? क्या है ये सब? मूल भौतिक राशि। सभी जड़ें हैं। पौधे को पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? जड़ों से मिलते हैं। एक जड़ पानी लेके जा रही है, एक जड़ नाइट्रोजन, एक जड़ सल्फर। तो सब ले जाके क्या करती है? पत्तियों को देती है, और पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है। किसी को ऊपर रख देती है, किसी को नीचे रख देती है, किसी को गुणा में रख देती है, किसी को भाग में रख देती है, किसी को ऐसे रख देती है, किसी को वैसे रख देती है। और सब मिला के अगर बनाती है भोजन, यानी कुछ ना कुछ उत्पन्न करती है। उन सबको मिला के क्या कर देती है? कुछ ना कुछ नई चीज बना के देती है, भोजन बना के दे देती है। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है, समझना चीज को।
क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमने क्या देखा कि यहाँ से जड़ों से सब मूल भौतिक राशियां थी ना, वो सब चली गई। अब जाके यहाँ हमारे पास देखो लंबाई के बटा में क्या आ रहा है? समय। लंबाई के बटा में क्या आ गया? समय। तो वेग बन गया। लंबाई या दूरी, उसके बटा में क्या आ गया? समय। तो क्या बन गया? वेग बन गया। और देखो द्रव्यमान आया ऊपर, लंबाई आई, और समय इंटू समय आया। समय कितनी बार आ गया नीचे? 2 बार। तो क्या बन गया? बल बन गया। और तो इस प्रकार से जड़ों से ये अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, नई चीजें उत्पन्न करते हैं, जिसे भोजन कह देते हैं पेड़ के लिए, और हम नई भौतिक राशियां कह देते हैं, उन्हें उत्पन्न भौतिक राशियां कह देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो देखो, तो ये हो गया अपने पास मूल भौतिक राशियां और उत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है। अब आप मुझे एक तो बल के बारे में, कि बल का जो मात्रक है वो क्या आएगा वो बताना। बल, बल का मात्रक क्या होता है? बल। और आप बताना मुझे इसके अलावा, बल के अलावा आप मुझे बताना संवेग। और इसके अलावा आप मुझे बताना, बल हो गया, संवेग हो गया, और क्या हो सकता है? हाँ, एक आपने ऊर्जा कार्य पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा। ऊर्जा, इसका मात्रक क्या होता है ये बताना है आपको। और इसके अलावा और आपको क्या बताना है? जो आपने पढ़ा है, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन, दूरी, चाल। ठीक है, चलो ये बल, संवेग और ऊर्जा, बल, संवेग और ऊर्जा, इन सब के बारे में आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि इनके मात्रक क्या आएंगे। एक तो ये, दूसरा ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। मैं कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूं, तो आपको छांटनी है कि कौन तो भौतिक राशियां हैं और कौन भौतिक राशियां नहीं है। फिर कमेंट करना, जो भी गलतियां निकलेगी ना उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इनमें से कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन सी नहीं है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जैसे देखो हमारे पास, मैंने कुछ राशियां लिख रहा हूं मैं, तो आपको बताना है भौतिक राशियां कौन सी है और भौतिक कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि निम्न को भौतिक राशियों में, भौतिक राशियों व जो भौतिक राशि नहीं उसको हम कह सकते हैं अभौतिक राशियों में। अ इसे कहना अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन लिख देते हैं, अभौतिक राशियों में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। जैसे देखो, मैं कुछ राशियां लिख रहा हूँ यहाँ। जैसे अपने पास हो गया बल, दूरी, और दुख, लाभ, दुख, और एक हो जाएगा अपने पास विकृति, एक हो जाएगा अपने पास प्यार, एक हो जाएगा अपने पास अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और हो जाएगा अपने पास प्रतिबल, खुशी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन सी भौतिक राशियां नहीं है ना? कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे लिखते तो और सही रहेगा, निम्न में कौन भौतिक राशियां और कौन भौतिक राशियां नहीं है। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे हम, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, निम्न में
कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं और कौन कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन कौन तो भौतिक राशियां है और कौन कौन सी भौतिक राशियां नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ इंटरेस्टेड मिला हो, तो आप कमेंट करके बताओ। यदि अगला वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो कि हाँ हम तैयार हैं। तो अगले वीडियो को इससे और इंटरेस्टेड बनाएंगे और अगले वीडियो में हम जानेंगे भौतिक राशियों के मापन की पद्धतियाँ। हम उसमें देखेंगे भौतिक राशियों के मापन की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है तो किस प्रकार बदलेंगे, और उसकी ऐसी बेस्ट ट्रिक देखेंगे जिससे हमें उन्हें बदलने के लिए कुछ खास नहीं देखना होगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि उसके ऊपर जो एक उनके ऊपर जो घातें लगी होती है ना, उनके आधार पर हम एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में बदलना सीख जाएंगे बड़े आसानी से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उन सबके आंसर कमेंट में दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार पूरा देखें, जिससे आपको इस वीडियो में जो बताया गया है उसकी पूरी जानकारी के बारे में पता चले कि बताया क्या गया है। ठीक है, धन्यवाद।